हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। भारत के हर नागरिक के लिए एक मुबारक मौका है। वो दुनिया जो कहती थी कि भारत के लोग लोकतंत्र के लायक नहीं हैं, उसे ये बताने का मौका कि हम 75 साल से न सिर्फ बने रहे बल्कि बढ़ते भी रहे। मौका खुशी के इजहार का भी है और अब तक के हासिल पर गर्व करने का भी। ऐसे में अगर हर घर तिरंगा लहराएगा तो उससे सुंदर दृश्य क्या ही हो सकता है। लेकिन बीते दिनों से इस अभियान की आड़ में सरकारी मनमानी की शिकायतें आ रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ये शिकायतें आ रही हैं कि टारगेट पूरा करने के नाम पर तिरंगा लोगों पर थोपा जा रहा है। कई जगह लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि नए नियम जो बनाए गए हैं उनमें क्या बदल गया है। कहीं राशन के लिए शर्त बना दिया गया है तिरंगा, तो कहीं सरकारी स्कूलों के माँ साहब अपनी तनख्वाह से झंडे खरीदने पर मजबूर हैं और कुछ विभागों में तो झंडे देने के नाम पर तनख्वाह में से ही पैसे काट लिए जा रहे हैं। एक स्वैच्छिक अभियान में सब करवाकर तिरंगे का अपमान करने वाले कौन हैं, बताएंगे दिन की बड़ी खबर में। और ये भी बताएंगे कि अगर आप इस अभियान में नियमों के तहत शामिल होना चाहते हैं, जो फ्लैग कोड हमारा कहता है, तो आपको क्या करना होगा। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए दिन का वीडियो। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है। अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी विश्व बायोफ्यूल दिवस के मौके पर हरियाणा के पानीपत में सेकेंड जनरेशन प्लांट का उद्घाटन करने आए थे। उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर काले जादू की बात की तो विपक्ष हमलावर हो गया। उनकी भी पुरानी तस्वीरें निकाली गई जिसमें वो प्रयागराज संगम में काले कपड़ों में डुबकी लगाते हुए दिख रहे थे। तो काले के नाम पर फिलहाल ये सब चल रहा है। दिन के वीडियो के बाद अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी का संबंध बिहार से है। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। कल तक केयर टेकर सीएम रहे नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के नए साथी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद तेजस्वी ने मंच पर नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण के दौरान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की पत्नी और उनका परिवार राजभवन में मौजूद रहा। हालांकि लालू यादव दिल्ली में होने के चलते शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाए। शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव से फोन करके बात की, राज्य के राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी दी। शपथ ग्रहण समारोह निपटाने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को चुनौतियां दी और साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीतियों के संकेत भी दे दिए। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समय। बिहार की राजनीति में आज दो तरह की तस्वीरें देखने को मिली। पटना में एक तरफ नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, दूसरी तरफ बिहार भाजपा के बड़े नेता नीतीश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठे थे। इस बीच सुशील मोदी का एक ट्वीट काफी चर्चा में रहा। ट्वीट के जरिए सुशील मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। जदयू नेताओं ने बीजेपी के मंत्रियों से कहा था कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। जदयू के जो समर्थक हैं वो इस बात को खारिज भी कर गए। बताया जा रहा है कि बिहार के नए कैबिनेट के विस्तार का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। गृह मंत्रालय पहले की तरह नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है। राजद के पास जाएगा स्पीकर का पद।
पिछली सरकार में जदयू के पास जो मंत्रालय थे वो उनके पास ही रहेंगे, जबकि भाजपा के पास जो मंत्रालय थे उनका बंटवारा राजद और कांग्रेस के बीच होगा। दूसरी सुर्खी पर बढ़ते हैं। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आज यूपी की राजनीति भी काफ़ी चर्चा में रही। भाजपा ने यूपी में संगठन के स्तर पर काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं। यूपी भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। अब सुनील बंसल के पास पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी के रूप में भी जिम्मेदारी रहेगी। सुनील बंसल को साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी का को इंचार्ज बनाया गया था। तब से अब तक उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में उनकी भी भूमिका रही है। यूपी चुनाव के बाद से ही बंसल के केंद्र में आने की चर्चा थी। आज चर्चाएं फलीभूत हो गई, प्रमोशन फाइनली हो गया। सुनील बंसल की जगह झारखंड भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह को अब यूपी का संगठन मंत्री बनाया गया है। झारखंड में भाजपा के संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी अब कर्मवीर सिंह निभाएंगे, जो संगठन की राजनीति और शक्तियों को समझते हैं। उन्हें ये बात बखूबी समझ में आ रही होगी कि बीजेपी ने ये कितना बड़ा बदलाव किया है। वैसे भी बीजेपी जो पार्टी के अंदर जो उसके पद होते हैं, वहाँ पे जो नियुक्तियाँ होती हैं, उसको बहुत ध्यान से करती है और उसके पीछे काफ़ी लंबा अरिथमेटिक होता भी है। ऐसे ही नहीं किसी को भी कहीं बैठाया जाता। बीजेपी के खेमे से एक खबर और है। उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद विधान परिषद के नए नेता के तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुन लिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह ने व्यस्तता का हवाला देकर इस्तीफा दिया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद स्वतंत्र देव सिंह का कद केशव प्रसाद मौर्य की तुलना में कुछ छोटा होने लगा था, इसलिए उन्होंने विधान परिषद में नेता के पद से भी इस्तीफा दिया। स्वतंत्र देव सिंह यूपी सरकार में जल मंत्री हैं। पिछले महीने उन्होंने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि ऐसा यूपी की पावर को चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए किया गया है। तीसरी सुर्खी, 27 अगस्त को देश के अगले चीफ जस्टिस यूयू ललित शपथ लेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने पहले ही उनके नाम की सिफारिश कर दी थी, जो कि स्वीकार कर ली गई है। वरीयताक्रम में अमूमन जो भी दूसरे नंबर के जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस बनते हैं। ये परंपरा है, लेकिन इसके अपवाद भी मिलते हैं। यूयू ललित देश के 49वें चीफ जस्टिस होंगे। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिनों का होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है। जस्टिस यूयू ललित इस साल 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। इसी नियम के तहत जस्टिस यूयू ललित ने जून 1983 से वकालत का करियर शुरू किया था। उन्होंने दिसंबर 1985 तक बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। इसके बाद दिल्ली आए। अप्रैल 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला। अगस्त 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस यूयू ललित के बाद सीजेआई बनने का अगला नंबर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 यानी कि पूरे 2 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ पहले से चीफ जस्टिस होंगे, जिनके पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ भी रिकॉर्ड सालों तक चीफ जस्टिस रह चुके हैं। एक और चीज़ है, एक और फुट नोट है जस्टिस यूयू ललित के बारे में। वो सीजेआई बन रहे हैं। पहले ऐसे सीजेआई हैं जो सीधे बार से एलिवेट किए गए हैं। चौथी सुर्खी, गृह मंत्रालय सूत्रों के हवाले से खबर है कि अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा दे दी गई है। आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह सुरक्षा गौतम अडानी को दी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि गौतम अडानी को जो सुरक्षा दी गई है उसका खर्च वो खुद ही उठाएंगे। उनकी सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स अडानी के घर पर रहेंगे। स्टैटिक माने घर पे जो तैनात रहते हैं। 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ रहेंगे, जो अंगरक्षक होते हैं, जो आपको जनरली सफारी में दिखते हैं काले रंग की। 3 शिफ्ट में 12 आर्म्ड एस्कॉर्ट के कमांडो रहेंगे, 2 वॉचर शिफ्ट में और 3 ट्रेन ड्राइवर भी राउंड द क्लॉक मौजूद रहेंगे। इसके पहले मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को भी गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा दी थी। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी प्रतिमाह अपनी सुरक्षा में खर्च हुई रकम को संबंधित फोर्स को चुकता भी करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी को पेमेंट बेसिस पर केंद्र सरकार की वीआईपी सुरक्षा मिली है, कुछ इसी तर्ज पर गौतम अडानी को भी ये सुरक्षा दी गई है। 5वीं सुर्खी का संबंध है नूपुर शर्मा से। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।
अब उनके खिलाफ तमाम FIRs को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। लंबे समय से नूपुर मांग कर रही थी कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग सूबों में दर्ज शिकायतों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। जांच पूरी होने तक नूपुर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। आज के फैसले में नूपुर ने जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी FIR को क्लब और ट्रांसफर करने की मांग थी, जिस पर बुधवार को यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने नूपुर को अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति भी दे दी है। इससे पहले 19 जुलाई को ही सुनवाई में कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। छठी सुर्खी भीमा कोरेगांव मामले से जुड़ी है। एल्गार परिषद मामले में लंबे समय से जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता, कवि और लेखक वरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। वैसे अभी कुछ दिनों से वो बेल पर थे। 84 साल के वरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत दे दी है। इससे पहले अंतरिम जमानत थी, अब जमानत हो गई। कोर्ट ने कहा था कि वो जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे, वो जेल से बाहर रहने के दौरान किसी भी गवाह से नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही जिस कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा है उसकी इजाजत के बिना संबंधित कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर भी नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जमानत पूरी तरह से मेडिकल ग्राउंड्स पर दी गई है और इस मामले के अन्य आरोपियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी किस्मत पर वरवरा राव की जजमेंट का असर नहीं पड़ेगा। वरवरा राव को 28 अगस्त 2018 को हैदराबाद स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। वरवरा राव उन 5 लोगों में शामिल हैं जिन पर माओवादियों के साथ, प्रतिबंधित माओवादियों के साथ संबंध रखने और भीमा कोरेगांव हिंसा में शामिल होने के आरोप हैं। वरवरा राव तेलुगु भाषा के कवि होने के अलावा माओवाद के समर्थक के तौर पर भी जाने जाते हैं। सुर्खियों के बाद अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान मनाने के लिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को बदल दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए किन नियमों का पालन करना आवश्यक है, ये सब फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में दर्ज है। फ्लैग कोड में हालिया बदलाव को लेकर कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति है, इसको भी अब दूर कर देते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि आम लोग पहले झंडा नहीं फहरा सकते थे, अब फहरा पाएंगे, जबकि ये बात तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं है। दी लल्लन टॉप ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को पढ़ा है। इसके पार्ट 2 सेक्शन 1 में बिंदु 2.1 कहता है, राष्ट्र ध्वज की गरिमा और सम्मान का ध्यान रखते हुए आम लोगों, निजी संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं आदि के ध्वज फहराने पर कोई रोक नहीं है। ऐसा करते हुए एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के नियमों का ध्यान रखना होगा। तो आम लोगों के ध्वज फहराने पर रोक वैसे भी नहीं थी, लेकिन इस फ्लैग कोड में ध्वज खादी का ही हो सकता था। 2006 से कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ ही ध्वज बनाने के लिए अधिकृत था। 30 जनवरी 2021 को एक आदेश के माध्यम से फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को संशोधित किया मोदी सरकार ने। अब पॉलिएस्टर या मशीन से बने झंडे को भी मान्यता दे दी गई है। साथ ही ध्वज को दिन और रात दोनों वक्त फहराने को भी मान्य कर दिया गया है घरों में। पॉलिएस्टर वाले झंडे का एक फायदा यह होगा कि इससे प्रत्येक झंडे की कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि पॉलिएस्टर जैसा कि आप जानते ही हैं खादी से सस्ता मटेरियल होता है, मशीन से बन जाता है। खादी आम लोगों तक राष्ट्रध्वज पहुंचाने में उद्योगपति और कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल का भी योगदान रहा है, उनके बारे में बात करते हैं। नवीन का परिवार इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है। वो अपनी एक फैक्ट्री पर राष्ट्रध्वज फहरा रहे थे, लेकिन सरकारी अधिकारियों ने इस पर आपत्ति ली। 1990 के दशक की बात है और नवीन से तब के फ्लैग कोड का हवाला देते हुए ध्वज उतारने को कह दिया। इसके खिलाफ सन 1995 में नवीन जिंदल दिल्ली उच्च न्यायालय में चले गए थे। नवीन ने दलील दी थी कि भारतीय नागरिकों को उनका ध्वज फहराने से कोई कानून कैसे रोक सकता है। फिर फ्लैग कोड तो महज एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है, माने सरकार द्वारा दी गई सलाह है जिसका पालन होना आवश्यक है, लेकिन इसे कानून बताकर लागू नहीं किया जा सकता, इन्फोर्स नहीं कर सकते। जिंदल दिल्ली उच्च न्यायालय में झंडा फहराने का अधिकार जीत भी गए, लेकिन भारत सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देने सर्वोच्च न्यायालय में चली गई। केंद्र का कहना था कि नागरिक झंडा फहराए या नहीं, ये नीतिगत निर्णय है जिसमें न्यायालय का दखल देना उचित नहीं है। तब जस्टिस ब्रिजेश कुमार और जस्टिस एसबी सिन्हा की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की थी और केंद्र की अपील को जंग कर दिया था। 2004 में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आजादी के लिए तो सब लड़े थे, ऐसे में लोगों को ध्वज फहराने से रोकना ठीक नहीं होगा। हालांकि झंडा फहराते हुए उसके अनुचित उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ ही ध्वज की गरिमा का ध्यान भी अवश्य रखना होगा।
इस फैसले के बाद भी नियम यही रहा कि राष्ट्रध्वज को सूर्यास्त से पहले उतार लिया जाए। दिसंबर 2009 में नवीन जिंदल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव दिया। इसे स्वीकार करते हुए गृह मंत्रालय ने व्यवस्था दी कि ऊंचे फ्लैग मास्ट पे, बहुत जो ऊंचा स्तंभ होता है, उस पर दिन रात ध्वज फहराया जा सकेगा। बस 2 शर्तें रखी गई। आरोही ध्वज के लिए प्रकाश व्यवस्था हो और ध्वज अच्छी गुणवत्ता का हो। सादी भाषा में कहें तो ध्वज साफ सुथरा होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, सही अनुपात में होना चाहिए, सही तरीके से फहराया गया होना चाहिए और मास्ट पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में जो संशोधन हाल में केंद्र ने किया है, उसमें मुख्यतः 2 व्यवस्थाएं दी गई हैं जो नई हैं। अब ध्वज खादी का ही हो ऐसी बंदिश नहीं रह गई है और अब घरों पर भी ध्वज रात में फहराया जा सकता है, लेकिन ध्वज की गरिमा का सम्मान बनाए रखना अब भी आवश्यक है, पहले की ही तरह। एक और भ्रम है जिसे हम दूर करना चाहते हैं। कई लोगों को यह लगने लगा है कि पहले वो अपनी गाड़ियों पर राष्ट्रध्वज फहराकर नहीं चल सकते थे, अब चलने लगेंगे। इसको भी दूर करते हैं। इसके लिए दी लल्लनटॉप ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर FAQs अबाउट यूज एंड डिस्प्ले ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, माने राष्ट्रध्वज को फहराने को लेकर पूछे जाने वाले आम सवालों के उत्तरों को पढ़ा है। इसमें 12वां प्रश्न अपनी गाड़ी पर ध्वज फहराने को लेकर है। इस बिंदु में साफ साफ लिखा है कि भारत का राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के पैरा 3.44 के मुताबिक ही रहेगा, जो पहले था अभी भी है। इसके मुताबिक राष्ट्रध्वज सिर्फ इनकी गाड़ियों पर ही लगाया जा सकता है। हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, भारतीय मिशन माने दूतावास के प्रमुख, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के कैबिनेट मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, इसी तरह राज्यों की विधायिका के अध्यक्ष इत्यादि आदि, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जज, हाई कोर्ट्स के जज। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो अपनी गाड़ी पर राष्ट्रध्वज लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। ये ध्वज कैसे लगाना है, वैसे इसके लिए भी आपको फ्लैग कोड को रेफर कर लेना चाहिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो हमने आपको बता दिया कि हर घर तिरंगा अभियान में अच्छे से भाग लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। हमने आज दिन भर में ऐसी कई खबरें भी देखी जिनमें कहीं राशन लेने से पूर्व तिरंगा खरीदने की बंदिश लगाई गई, तो कहीं अध्यापकों से कहा गया कि वो अपनी तनख्वाह से ध्वज लेकर स्कूल में बांट दें। 1 हफ्ते के लिए बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ साथ मीठा भी परोसने की बात आई, लेकिन बजट नहीं दिया गया। हरियाणा वाले मामले में जहां राशन के साथ तिरंगा दिया जा रहा था, वहां डिपो धारक की सप्लाई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ऐसे उन्नाव की गंगा घाट नगर पालिका में 20 रुपए के टोकन पर राष्ट्रध्वज लेने की बाध्यता की बात सामने आई थी। अब जिला प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि टोकन स्वेच्छा से ही लिए जाएंगे, बाध्यता नहीं रहेगी। कुल जमा बात यह है कि हर घर तिरंगा अभियान में जो शामिल होना चाहते हैं उन्हें शान से ऐसा करने का मौका मिलना चाहिए, उन्हें अपनी खुशी का इजहार करने देना चाहिए। लेकिन जहां भी सरकारी टारगेट पूरा करने के चक्कर में तुगलकी फरमान दिए जा रहे हैं, वहां सख्त कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि खुशी अपने से होती है तो टिकती है, जब थोपी जाती है तब मजा खत्म हो जाता है। अपने और अपनों का ध्यान रखिए। दी लल्लनटॉप शो के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।